मूवी की शुरुआत होती है सन 1991 से और हमें वियतनाम का डानांग शहर दिखाया जाता है, जहां पर हमें मोडी नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो कि असल में कॉन्ट्रैक्ट किलर था। जब वो एक घर में घुसता है तो वहां पर चारों तरफ सिर्फ लाशें पड़ी थी। वो अपनी गन निकाल करके इधर उधर देखने लगता है। तभी उसे टेबल पर बहुत सारे पैसे दिखाई देते हैं। जब वो उन पैसों को लेकर के भागने ही वाला था, तभी उसे अलमारी में से कुछ आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वो अलमारी को खोलता है तो अंदर एक लड़की थी जो बहुत ही ज्यादा डरी और घबराई हुई थी। उसके हाथ में गन भी थी जो मोडी पर पॉइंट कर देती है। इस लड़की का नाम ऐना था और इसी ने इन सभी गैंगस्टर को मौत के घाट उतारा था, क्योंकि उन गैंगस्टर्स ने इसके पेरेंट्स को मार दिया था और वो ऐना को भी मारना चाहते थे। ऐना मोडी पर ही गन पॉइंट कर देती है, लेकिन मोडी उसे शांत करके अपने साथ ले जाता है। इसके बाद हमें 30 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ रोमानिया में हमें वेली नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जिसे दो आदमियों ने किडनैप कर लिया था और उन किडनैपर्स ने वेली के बाप से उसके बदले में 3 यूरोस की डिमांड की। दरअसल ये वेली के बाप के लिए एक मामूली रकम थी, क्योंकि वो रोमानिया का एक बहुत ही खतरनाक माफिया बॉस था। उसके नाम से रोमानिया के बड़े बड़े गुंडों की पैंटें गिली हो जाया करती थी। अब वेली के बाप ने पैसे देने की बजाय कुछ गुंडों को भेजा और कहा कि उन किडनैपर्स को दूसरी दुनिया का मुसाफिर बनाकर मेरे बेटे को वापस लेकर के आओ। जब उस माफिया बॉस के गुंडे वेली को बचाने के लिए आए तो उन्हें लगा कि सामने कोई खतरनाक लोगों की गैंग होगी, पर असल में वहां पर वही लड़की मौजूद थी जिसका नाम था ऐना, जो अब बड़ी हो चुकी थी। यहाँ पर ऐना के पास किसी भी तरह का हथियार नहीं था। तब ये गुंडे उसे अपनी गाड़ी में डाल कर के अपने बॉस के पास ले गए, ये सोच कर के इनका बॉस बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा। लेकिन असल में ऐना तो खुद जानबूझ कर के उस माफिया बॉस के पास पहुंचना चाहती थी ताकि उसके पिछवाड़े में रशिया का रॉकेट डाल करके उसे दूसरी दुनिया का मुसाफिर बना सके। तभी अचानक से उसने अपने हिडन वेपन को निकाला और काम तमाम कर दिया उस माफिया बॉस का। इसके बाद उसने उसके दोनों गुंडों का भी काम तमाम कर दिया और यहाँ से ऐसे बाहर निकल करके चली गई जैसे अंदर कोई केक काट करके आई हो। लेकिन उस माफिया बॉस के कुछ बचे कुछ स्नाइपर्स ऐना को मारने ही वाले थे, लेकिन इससे पहले ही मोडी ने उन्हें भून करके रख दिया। अब इन दोनों को उस माफिया बॉस को मौत के घाट उतारने के 7 मिलियन यूरो मिले, जिन्हें लेने के बाद इन्होंने वेली को अकेला ही जंगल में छोड़ दिया। इसके बाद ये दोनों काफी लंबा ट्रेवल करके इंग्लैंड के एक शहर में आ गए और वहाँ पर इन्होंने डिसाइड किया कि असासिन का काम छोड़कर एक नॉर्मल और लग्जरी लाइफ गुजारेंगे। इसके बाद ऐना एक बुक स्टोर में काम करने लगी और मोडी, जो अब बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका था और उसकी हालत भी ठीक नहीं थी, वो एक बड़े घर में रहने लगा। जब कंट्री साइड पर मोडी का बर्थडे था तब ऐना उससे मिलने के लिए पहुंच गई, जहां पर उसने मोडी के बर्थडे को सेलिब्रेट किया और उसे गिटार गिफ्ट में दिया ताकि ये इसे बजा बजा कर के अपनी जिंदगी की पुंगी बजा ले। तब मोडी ने भी ऐना को उस बुक स्टोर के पेपर्स दिए। दरअसल उसने उस पूरे बुक स्टोर को ही खरीद करके ऐना को गिफ्ट कर दिया, लेकिन उसकी एक शर्त थी कि ऐना उसके लिए लुकस नाम के एक आदमी को ढूंढे जो एक खतरनाक माफिया बॉस का बेटा था। दरअसल कुछ साल पहले मोडी ने उस माफिया बॉस को मार दिया था। तब से वो इसी गिल्ट में है कि उसने एक लड़के को अनाथ कर दिया, इसलिए अब वो लुकस का बाप बनकर उसका ख्याल रखना चाहता था। उसकी ये बात सुनकर ऐना उसके काम को करने के लिए तैयार हो गई। जिसके कुछ दिनों बाद वो अपने बेस्ट फ्रेंड बेनी से मिली और उसने उसे लुकस को ढूंढने के लिए कहा। वो बेनी को काम पर लगा कर के जब अपने बुक स्टोर में पहुंची तो वहाँ पर उसकी मुलाकात हुई एक आदमी से जिसका नाम था माइकल। माइकल ने ऐना को इम्प्रेस करने और उसे लाइन मारने के चक्कर में एक बहुत ही महंगी बुक दिखाने के बारे में कहा, लेकिन इस वक्त वो बुक ऐना के स्टोर में नहीं थी। इसलिए उसने ऐना को अपना कार्ड दिया और कहा कि जब बुक आ जाए तब मुझे कॉल करके बता देना, तब मैं उस बुक को लेने के लिए आ जाऊंगा। जब शाम को ऐना दोबारा से बेनी के पास पहुंची तो बेनी ने उसे एक फ्लैश ड्राइव दी जिसमें लुकस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन थी। जब ऐना उस फ्लैश ड्राइव को लेकर के मोडी के घर पर पहुंची तो ये देख कर के उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल बाथटब में मोडी की लाश पड़ी थी। वो यहाँ से फौरन बेनी के घर पर पहुंची तो वहाँ पर भी उसके ये देख कर के होश उड़ गए कि किसी ने बेनी को भी मौत के घाट उतार करके नासा के रॉकेट में बैठा दिया था। ये देख कर के डर के मारे ऐना की भी पैंट गीली हो गई। वो फौरन अपने बुक स्टोर में पहुंची और सामान को पैक करके भागने की तैयारी करने लगी, लेकिन तभी अचानक से कुछ गुंडों ने आकर के ऐना पर गोलियों की भारी बरसात कर दी। लेकिन ऐना ने किसी तरह से अपने आप को बचाया और एक आदमी को मार करके यहाँ से भाग निकली।
खैर अगले दिन जब उसने उस फ्लैश ड्राइव को चेक किया तब उसे पता चला कि लूकस वियतनाम में ही रहता था और उसके बाप का नाम एडवर्ड था, जो कि एक खतरनाक माफिया बॉस रह चुका था। दरअसल एडवर्ड ने वियतनाम में रेबल ग्रुप को कुछ केमिकल वेपन्स बेचे थे, जिसकी वजह से एडवर्ड के बहुत सारे दुश्मन पैदा हो गए थे और उन्हीं दुश्मनों ने कार में धमाका करके एडवर्ड को इस दुनिया की बाउंड्री से बाहर पहुंचा दिया था। साथ ही एना को यह भी पता चला कि इन सारी चीजों में मोदी भी इन्वॉल्व था। यहाँ तक कि एक रिपोर्टर ने यह भी लिखा था कि मोदी को पैसे दिए गए थे कि वो एडवर्ड का काम तमाम कर दे। इन सारी चीजों को देखने के बाद एना को डाउट हुआ कि हो सकता है मोदी और बेनी की मौत से लूकस का कोई कनेक्शन हो, क्योंकि जैसे ही लूकस की बात सामने आई इन दोनों का काम तमाम कर दिया गया। यहाँ पर एना को यह भी पता चला कि लूकस के बाप एडवर्ड के मरते ही उसका सारा बिजनेस टोनी नाम के एक आदमी ने अपने हाथ में ले लिया, जो कि एडवर्ड का ही बिजनेस पार्टनर रह चुका था। अब इन सारी इन्फॉर्मेशन का लिंक वियतनाम से था, इसलिए बाकी चीजों को जानने के लिए अब एना को वियतनाम जाना होगा। और कुछ ही देर बाद वो वियतनाम भी पहुंच गई। फिर एक दिन वियतनाम की सड़कों पर एक बाइकर गैंग चवन्नागिरी करते हुए जा रही थी। तभी इनके काफिले के बीच में से एक दूसरी बाइक इतनी तेज स्पीड से निकली, जिसकी वजह से इस बाइकर गैंग के कई मेंबर नीचे गिर गए और अब गुस्से में आकर के ये सभी लोग उस बाइक का पीछा करने लगे। इस बाइकर गैंग के लीडर का नाम बिली था और जो बाइक तेज स्पीड से इन लोगों को गिराते हुए निकली थी वो किसी और की नहीं बल्कि एना की थी। असल में एना और बिली ये दोनों एक दूसरे को जानते थे। असल में एना ने ही बिली को काम दिया था कि वो टोनी के साथ उसकी एक मीटिंग फिक्स करे। तब बिली ने उसे बताया कि टोनी बहुत ही ज्यादा डरपोक और बुज़दिल किस्म का आदमी है। वो हंगने भी जाता है तो अपने बॉडीगार्ड को साथ लेकर के जाता है। अब उसी रात को बिली और उसकी गैंग ने टोनी की कार को घेर लिया और एना को भी मौका मिल गया उसके अंदर घुसने का, जहां एना ने उसे अपना कार्ड देते हुए कहा कि तुम मुझसे कांटेक्ट जरूर करना, क्योंकि मुझे तुमसे एडवर्ड के बारे में कुछ जानना है। एडवर्ड का नाम सुनते ही टोनी ने अगले ही दिन एना को अपने ऑफिस में बुला लिया। फिर वो एना को एक रूम में ले गया जहाँ पर टोनी का लॉयर ड्यूकेट भी था। यहाँ पर टोनी ने एना से पूछा कि आखिर तुम ऐसे आदमी के बारे में क्यों जानना चाहती हो जो 30 साल पहले ही मर चुका है। तब एना ने कहा कि असल में वो लूकस को ढूंढ रही है, जो कि एडवर्ड का ही बेटा था। अब इससे पहले कि टोनी कुछ बोलता, उसके लॉयर ड्यूकेट ने ही टोनी के भेजे में गोली मार करके उसे टपका दिया। इसके बाद उसने एना से पूछा कि अब तुम अपनी असलियत बताओ कि तुम कौन हो और लूकस को क्यों ढूंढ रही हो। लेकिन एना ने जवाब देने के बजाय ड्यूकेट पर हमला कर दिया और एयरवेंट से होते हुए यहाँ से भागने लगी। जैसे ही बाहर निकली तभी अचानक से गाड़ी ने आकर के उसे ठोक दिया। तब इन लोगों ने एना को पकड़ करके उसे बंदी बना लिया, जिसके बाद ड्यूकेट ने उसे टॉर्चर करते हुए पूछा कि अब बताओ तुम लूकस को क्यों ढूंढ रही हो। लेकिन काफी टॉर्चर के बाद भी एना ने अपनी जुबान नहीं खोली। लेकिन थोड़ी ही देर बाद अचानक से यहाँ पर माइकल आ पहुँचा, जिसे देख कर के एना भी हैरान थी। ये वही माइकल है जो महंगे बुक खरीदने के बहाने से एना को लाइन मार रहा था। यहाँ पर माइकल ने एना को बताया कि वो और ड्यूकेट एक ही आदमी के लिए काम करते हैं, लेकिन मोडी और बेनी के मर्डर में उनका कोई हाथ नहीं है। इसके बाद उसने ड्यूकेट से कहा कि तुम एना को टॉर्चर करना बंद कर दो, मैं खुद इससे इन्फॉर्मेशन निकलवा लूंगा। इतना कहकर के वो चला गया। इधर ड्यूकेट ने अपने आदमियों को ऑर्डर दे दिया कि इसका काम तमाम कर दो। लेकिन ड्यूकेट नहीं जानता था कि एना एक बहुत ही खतरनाक एसासिन है, जिसका नाम सुनकर के मौत भी अपनी पैंट में मुँह देती है। यहाँ पर एना ने अपना कमाल दिखाते हुए ड्यूकेट के आदमियों का काम तमाम कर दिया और बड़ी ही आसानी से यहाँ से भाग निकली। जब माइकल को इस चीज के बारे में पता चला तो वो भी हैरान रह गया कि ये बुक स्टोर वाली कोई मामूली औरत नहीं है। फिर उसने ड्यूकेट से कहा कि अब तुम उसके पीछे मत जाना, बल्कि वो एडवर्ड की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए खुद यहाँ पर वापस जरूर आएगी। उधर एना बिली के पास पहुंची और उसे अपना दर्दनाक पास्ट बताते हुए कहा कि कैसे मोडी ने उसे पाल पोस करके बड़ा किया और एक बाप की कमी महसूस नहीं होने दी, इसलिए वो मोडी की मौत का बदला लेकर के रहेगी। फिर अगले ही दिन वो बेनी की दी हुई फ्लैश ड्राइव के एड्रेस पर पहुंची जहाँ पर लूकस रह रहा था। असल में ये एक फैसिलिटी थी जिसे नन औरतों द्वारा चलाया जा रहा था। यहाँ पर एक नन ने एना को बताया कि लूकस ने अपना नाम बदल करके क्रिश्चियन रख लिया है, लेकिन वो किसी से भी बात नहीं कर सकता था क्योंकि वो बचपन से ही अंधा गूंगा और बहरा था। अब एना को लूकस को लेकर के जो गलतफहमी थी कि उसी ने मोडी और बेनी को मरवाया होगा, अब वो दूर हो चुकी थी क्योंकि ये तो खुद मोहताज है, किसी का मर्डर क्या करवाएगा। इसके बाद माइकल ने एना को कॉल करके डेट पर आने के लिए कहा, साथ ही ये भी कहा कि मैं तुम्हें वो सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा जो तुम्हें चाहिए।
जब ये दोनों शाम को एक रेस्टोरेंट में मिले तब एना ने इन्फॉर्मेशन लेने से पहले अपनी गन बाहर निकाल ली। ये देखकर के माइकल ने भी अपना हथियार निकाल लिया। उधर ड्यूकेट को जब एना और माइकल की मीटिंग के बारे में पता चला तो उसने अपने गुंडे भेज दिए माइकल को मारने के लिए, लेकिन माइकल तो खुद एक खतरनाक एसासिन रह चुका था जिसने बड़ी ही आसानी से इन गुंडों को मार मार करके उनकी चटनी बना दी। मौका देखकर के एना ड्यूकेट के घर पर पहुंच गई एडवर्ड की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। थोड़ी ही देर बाद जब माइकल यहाँ पर पहुंचा तो उसने ड्यूकेट को देखा जो बाथरूम में लटका हुआ था। तभी उसके पास एना की कॉल आई जिसने उसे बताया कि मेरे पास अब वो सारी इन्फॉर्मेशन है जो मुझे चाहिए थी, लेकिन माइकल को पता नहीं था कि एना अभी ड्यूकेट के ही घर में है। तभी अचानक से एना ने हमला कर दिया माइकल पर और इनके बीच में शुरू हो गई जबरदस्त WWE की फाइट। लेकिन जल्दी ही इनकी फाइट प्यार मोहब्बत और रोमांस में बदल गई। अगली सुबह एना जब यहाँ से जाने लगी तभी ड्यूकेट के एक आदमी ने उस पर हमला कर दिया। वो एना को जान से मारने ही वाला था, लेकिन तभी पता नहीं कहां से मोडी यहाँ पर आ गया। यहाँ पर हमें पता चलता है कि असल में मोडी ने मरने का नाटक किया था। दरअसल जो आदमी मोडी को मारने के लिए आया था मोडी ने उसे ही मार करके अपने कपड़े पहना दिए थे और उसके चेहरे को बिगाड़ दिया था ताकि सबको यही लगे कि मोडी का मर्डर हो गया है। दरअसल उसने ऐसा इसलिए किया था ताकि वो पता लगा सके कि जब उसने लूकस के बारे में जानने की कोशिश की तभी उस पर हमले क्यों हुए। वहीं दूसरी तरफ हम एडवर्ड को देखते हैं जो अभी भी जिंदा था। उसने माइकल को ऑर्डर दिया कि वो सिक्योरिटी को पूरी तरह से टाइट कर दे क्योंकि जल्दी ही वो एक पार्टी रखने वाला है। रात होते ही वो पार्टी शुरू हो गई, लेकिन माइकल बहुत ज्यादा टेंशन में नजर आ रहा था क्योंकि ड्यूकेट ने अपने आदमियों को ऑर्डर दिया था कि जैसे ही एना नजर आए उसका काम तमाम कर देना। लेकिन माइकल तो एना से प्यार करता था, भला वो उसे कैसे मरने देता। तभी हम एना को देखते हैं जो कैंटीन स्टाफ बनकर के एडवर्ड की पार्टी में आ चुकी थी, लेकिन माइकल फौरन पहचान गया कि ये कोई और नहीं बल्कि एना ही है। तभी एना ने अचानक से गन निकाली और वो एडवर्ड को गोली मारने ही वाली थी, लेकिन माइकल ने आकर के उसे रोक दिया और यहाँ पर इन लोगों के बीच में घमासान WWE की फाइट शुरू हो गई। वहीं दूसरी तरफ एडवर्ड अपने सेफ रूम की तरफ भागा ताकि वो CCTV कैमरे में सब कुछ देख सके, लेकिन तभी इस रूम में मोडी पहुँच गया जो ये देख कर के हैरान था कि एडवर्ड अभी भी जिंदा है। दरअसल एडवर्ड ने ही मोडी को हायर किया था कि वो उसे मार दे और इसीलिए मोडी ने एक कार ब्लास्ट में एडवर्ड के चीथड़े उड़ा दिए थे, जिसकी वजह से ही आज तक वो गिल्ट में था कि उसने लूकस को अनाथ कर दिया। दरअसल एडवर्ड ने मरने का नाटक इसलिए किया था ताकि रेबल ग्रुप उसके बेटे को कोई भी नुकसान न पहुंचा सके। जब मोडी को ये पता चला तो उसने कसम खा ली कि वो इस मिशन को पूरा करके रहेगा। इसके बाद उसने एडवर्ड को तो मारा ही मारा, खुद भी दूसरी दुनिया का मुसाफिर बन गया। खैर इस धमाके के बाद एडवर्ड के पास एक मैसेज आया जहाँ एना ने उसे मिलने के लिए एक अड्डे पर बुला लिया जो कि असल में उसकी फैमिली का एक पुराना घर था, जहाँ पर हमें एना का पास्ट दिखाया गया कि कैसे कुछ गैंगस्टर्स ने उसके बाप को मारा और साथ ही उसकी माँ के साथ जबरदस्ती गलत काम किया, लेकिन वो लोग एना को मारते इससे पहले ही एना ने गन उठा करके उन सारे गैंगस्टर्स का काम तमाम कर दिया। इसके बाद वो इतना डर गई थी कि एक अलमारी में जाकर के छुप गई। तब मोडी वहाँ पर आया और उसे अपने साथ ले गया। कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है जहाँ पर हम माइकल को देखते हैं जो एना के पास आया। तब एना ने कहा कि अब ये मारकाट को बंद करके मैं नॉर्मल जिंदगी जीना चाहती हूँ, लेकिन जब तक माइकल जिंदा था ऐसा नामुमकिन था। तब दोनों ने गन निकाल करके एक दूसरे पर पॉइंट कर दी। इसके बाद हमें घर के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें बहुत सारी गोलियां चलने की आवाजें सुनाई देती है। इसके बाद एना को अकेले ही उस घर से बाहर निकलता हुआ दिखाया जाता है। अब माइकल जिंदा है या नहीं इसके बारे में हमें कुछ नहीं बताया गया और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी द प्रोटेजी खत्म हो जाती है। दोस्तों हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।